नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के कॉमन मिथ्स के बारे में। ये कॉमन मिथ्स कुछ इस तरीके से हैं, कुछ पेशेंट्स को होते हैं और कुछ पेशेंट्स के आसपास जो रिलेटिव्स होते हैं, नोन पर्सन होते हैं, उनको कुछ मिथ्स होते हैं। अब शुरुआत करते हैं उन मिथ्स से जो मिथ्स अस्थमा के पेशेंट्स के रिलेटिव्स या बिलोंगिंग्स को होते हैं। ये मिथ एक बहुत ही कॉमन मिथ है जो हमें अस्थमा के पेशेंट्स जब ओपीडी विजिट करते हैं तब बताते हैं कि कई लोगों को ये लगता है अस्थमा छूने से फैलने वाली बीमारी है या साथ खाना खाने से फैलने वाली बीमारी है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अस्थमा ना तो छूने से फैलने वाली बीमारी है, साथ ही अगर आप किसी के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो इससे भी अस्थमा नहीं होता। आप हैंडशेक करते हैं या उनके कपड़े भी पहन लेते हैं तो भी अस्थमा नहीं होता। अस्थमा एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके एयरवेज में सूजन आ जाती है और सूजन के साथ साथ एयरवेज में म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। जब आपको खांसी आती है, छींक भी आती है, कई बार चेस्ट जकड़ जाती है, चेस्ट में व्हीजिंग साउंड होती है और कोल्ड बना रहता है, कई बार जुकाम बना रहता है, तो ये अस्थमा होता है। और ये तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम एलर्जेंस को अटैक करता है, तो उस दौरान आपके एयरवेज में सूजन आ जाती है उस अटैक के दौरान। और जब ये सूजन आती है तो उस एलर्जन का जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या आपका स्मोक है उसको रोकने के लिए आपके एयरवेज म्यूकस का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे एयरवेज का स्पेस कम हो जाता है और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली ये सारी डिटेल बताने का पर्पज़ ये था कि अस्थमा ऐसे होता है और ये किसी को छूने से, उसके साथ खाना खाने से या उससे बात करने से कभी भी नहीं फैलता। तो सबसे पहले अपने इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करें। अब बात करते हैं उन मिथ्स की जो अस्थमा के पेशेंट्स को होते हैं। जैसे सबसे कॉमन मिथ अस्थमा के पेशेंट को ये होता है कि उन्हें एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, तो यहाँ आप गलत हैं। हालांकि अगर आप हैवी वेट एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका अस्थमा बिगड़ सकता है। आप लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइज करें, योगा करें, नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग को थोड़ा अवॉइड ही करें स्टार्टिंग के डेज में। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। अस्थमा में जितनी एक्टिविटीज़ आप धीरे धीरे करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो इससे आपके लंग्स की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और कैपेसिटी बढ़ेगी और आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज में, योगाज में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके बाद थर्ड मिथ की बात करते हैं जो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है। अस्थमा के पेशेंट को ये लगता है जो इनहेलर है उन्हें जिंदगी भर इस्तेमाल करना है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। आप जब ठीक हो जाएंगे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर अगर आप इनहेलर का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कोशिश करें आप जब ही इनहेलर का इस्तेमाल करें जब आपको बहुत ज़्यादा नीड हो, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको समय लगेगा ठीक होने में। तो डिपेंडेंसी कम रखनी है, इनहेलर का इस्तेमाल तभी करें जब आपको दिक्कत होती है। इसके बाद अगले मिथ की बात करते हैं। तो अगला मिथ भी बहुत कॉमनली अस्थमा के पेशेंट में देखने को मिलता है। अस्थमा के पेशेंट को लगता है अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, अस्थमा ठीक हो सकता है। भारत होम्योपैथी में कई अस्थमा के पेशेंट ठीक हो गए हैं, कई हो रहे हैं। इसका एक रीज़न ये है, यहाँ पर कस्टमाइज मेडिसिन अप्रोच दी जाती है जिससे पेशेंट के रूट कॉज और जो सिम्टम्स उनके शरीर में दिखाई दे रहे हैं उन पर काम करा जाता है, जिससे रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली अस्थमा को ठीक किया जा सकता है, यहाँ पर ये मतलब है। अगले मिथ की बात करें तो अगला मिथ बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है। लोगों को लगता है अस्थमा से कभी भी जान नहीं जा सकती, यानी अस्थमा फैटल डिजीज़ नहीं है। तो यहाँ आप गलत हैं। अस्थमा कुछ % तक फैटल डिजीज़ है। अगर आप अस्थमा का सही ट्रीटमेंट चूज़ नहीं करते या अस्थमा ठीक नहीं हो रहा आपका, तो इससे आपको जो सांस लेने की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपकी बॉडी जो एक्टिव है वो ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, लेकिन जब ये प्रोसेस ही नहीं होगी तो आपकी जान जाने के रिस्क भी रहते हैं। और अस्थमा को ठीक करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि आपके लंग्स प्रॉपरली फंक्शन कर सकें और जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज है आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड वो फुलफिल हो पाए। तो आप इस मिथ से बिल्कुल दूर रहें कि अस्थमा एक नॉन फैटल डिजीज़ है। अस्थमा एक फैटल डिजीज़ भी बन जाता है अगर इसका सही ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता। अब अगले और लास्ट मिथ की बात करते हैं। ये कॉमनली हमें अस्थमा के रोगियों में देखने को मिलता है। उन्हें लगता है जब उनके अस्थमा के ट्रिगर पॉइंट आते हैं, यानी डस्ट से उन्हें एलर्जी हो रही है या स्मोक से एलर्जी हो रही है और जब उन्हें बार बार खांसी आ रही है या बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है, तभी उन्हें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप
अस्थमा का ट्रीटमेंट जब ही लेते हैं जब आपको प्रॉब्लम होती है, तो भी दिक्कत बन सकती है। आपको एक ट्रीटमेंट प्लान लेना है, क्योंकि हम देखते हैं क्या होता है कि 1 महीने पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं और वो रिकवर्ड महसूस करते हैं तो वो ट्रीटमेंट को ऑप्ट नहीं करते। यहाँ पर आपको कम से कम 3 महीने तक अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट रखना चाहिए, ताकि जो आपके इम्यून सिस्टम है और आपके लंग्स हैं वो अच्छे से फंक्शन कर पाएँ और आप अस्थमा को ईजिली ठीक कर पाएँ। तो ये कॉमनली मिथ्स हमें अस्थमा के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है आपके उन सभी मिथ्स को दूर करूं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई मिथ है तो आप कमेंट के थ्रू अपना मिथ हमसे पूछ सकते हैं या अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। अगर आप अस्थमा या किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।